हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग के बीच पुनः डॉक्टर NK शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का जो शेष भाग था जहाँ से समाप्त किए आज उसको पूरा करेंगे, यानी गुलाम वंश हम लोग पढ़ा रहे थे कल। और मैंने पहले बताया था कि मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है 712 से चालू होता है और इसके बाद गुलाम वंश की जब नींव पड़ी थी तो 1206 में पड़ी थी। गुलाम वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में इसने स्थापना जरूर की थी, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो यह भी पूछा जाता है। तो याद रखना कि इल्तुतमिश था। और कहा जाए इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे खरीदा था और इसे दास्ता से जो मुक्ति दी थी वो मोहम्मद गौरी ने दी थी। तो ये चीज़ याद रखना। और कहा जाए कि वास्तव में ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश बैठा तो उस दास ने अपनी योग्यता के बल पर एक बड़े भूभाग पर शासन किया। और कहा जाए कि उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, कई विजय अभियान किए, जैसे ग्वालियर विजय अभियान, उज्जैन का, भिलसा का, तो कई उसने अभियान किए। यहाँ तक कि अंधखुद के युद्ध में खुद मोहम्मद गौरी की उसने जान बचाई। इसी वजह से उसी ने इसे दास्ता से मुक्ति दी थी, यह भी याद रखना। इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मोहम्मद गौरी दे देता है, लेकिन ऐबक को नहीं दे पाता है और 1206 में उसकी नवाज अदा करते हुए पीछे से वार करके, यानी कि कहा जाए खोखर लोगों ने हत्या कर दी। और बाद में उसका जो भतीजा होता है वो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी दास्ता से मुक्ति देता है। और कहा जाए मोहम्मद गौरी कोई बेटा नहीं था और 3 दास थे, 3 दास में ऐबक सबसे योग्य था। ठीक है, तो ये बना था। इल्तुतमिश ने काफ़ी यानी कि अच्छा शासनकाल किया। और इसके बाद उसने जब ग्वालियर की विजय करने जा रहा था तो वास्तव में जब विजय हासिल कर लेता है तो इसी उपलक्ष्य में अपनी पुत्री का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। और कहा जाए कि अतारकिन का किला भी बनवाया था। उसी से प्रेरणा लेकर अकबर ने भी ऐसा ही किया था गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में। तो प्रेरणा स्रोत कौन था? इल्तुतमिश था। तो ये चीज़ याद रखना, किसी न किसी का कोई व्यक्ति प्रेरणा स्रोत होता है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ ये कि इल्तुतमिश ने खुद ये भविष्यवाणी की थी कि आज अगर देखा जाए मेरे पुत्रों की अपेक्षा मेरी पुत्री ज़्यादा योग्य है। और उसने उसे उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था कि मेरे बाद अगर कोई सत्ता संभालेगी मेरी पुत्री संभालेगी। लेकिन जो जुनैदी उनका वजीर था इल्तुतमिश का, वो ईर्ष्या करता था, कहता था नहीं स्त्री कैसे हो सकती है, कोई शासन सत्ता संभाल सकती है। चूँकि उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यही कारण है कि जुनैदी ने विरोध किया, लेकिन इल्तुतमिश का जो एक दास था बलवन, उसका उसने समर्थन किया कि आप इसको बना दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कहा जाए कि रजिया को तो न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को कुछ समय के लिए बनाया जाता है, लेकिन चूँकि अयोग्य था, शाह तुर्कान उसकी माँ शासन की बागडोर अपने हाथ में लिए हुई थी और एक निर्दयी महिला थी कहा जाए। तो इस वजह से उसे सत्ता से बेदखल करके खुद रजिया ने बागडोर संभाली। और कहा जाए कि लाल वस्त्र पहनकर दरबार में पहली बार आई। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन रजिया ने ये सिद्ध कर दिया और ये कहा था जनता से कि एक बार मुझे अवसर दिया जाए, अगर वास्तव में हम शासन सत्ता सही से नहीं अगर कार्यभार संभाल पाएंगे
तो आप लोग मुझे तुरंत बेदखल कर देना, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। और कहा जाए कुब्बा मीन्स कोट, कुला मीन्स टोपी पहनकर और घोड़े की सवारी करके जिस समय दरबार में पहुंची, तो वास्तव में ये लग रहा था कि ये वास्तव में महिला निश्चित तौर पर शासन सत्ता अच्छे से कारभार संभाल सकती है। और बाद में लोगों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन रजिया के बहुत विरोधी भी थे। कहा जाए तुर्कों ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि तुर्कों की एक परंपरा थी कि किसी नारी को वो लोग सत्ता नहीं सौंपने देना चाह रहे थे, यानी कि पुरुष प्रधान समाज को मानते थे। लेकिन अपवाद था कि जैसा जनता ने भी रजिया का साथ दिया और दिल्ली की जनता ने खास तौर और रजिया को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए जरा रजिया के विषय में बता दें कि जुनैदी ये हमेशा विरोध करता रहा, ठीक। जुनैदी था और बदायूं का जो सूबेदार था इजाजुद्दीन मोहम्मद सलारी, तो यह भी यानी कि बाद में रजिया से मिल जाता है और साथ देता है। कबीर खां एजाज, इसे लाहौर का सूबेदार बना दिया था रजिया ने, लाहौर का सूबेदार। और ख्वाजा मुजाहिदुद्दीन को वजीर बना दिया था। एतगीन को अमीर ए हाजिब का पद दिया गया, लेकिन वास्तव में यही रजिया के प्रति सबसे ज़्यादा षड्यंत्र किया था। और कहा जाए मुइजुद्दीन बहराम शाह के साथ मिलकर रजिया के प्रति षड्यंत्र रचा था एतगिन ने। किसने? एतगिन ने षड्यंत्र रचा। और बाद में कहा जाए कि यही के वजह से रजिया का पतन भी होता है। और जलालुद्दीन याकूत, यानी कि यह हमेशा वफादार रहा था। कहा जाए जलालुद्दीन याकूत ने यानी कि घुड़सवारी सिखाई थी किसको? रजिया को। और कहा जाए कि जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर का पद दिया था, यानी कि अश्वाला का प्रधान पद किसको प्राप्त हुआ? जलालुद्दीन याकूत, क्योंकि रजिया का सबसे वफादार यही था। और कहा जाए कि इसको जब घुड़सवारी सिखा रहा था तो लोगों ने अलग अलग मत दिए। कुछ लोग ने कहा, जैसे बर्नी भी, उनका भी मत था कि जरूर प्रेम प्रसंग है इन लोगों का। लेकिन जो भी हो, वैसे ये पक्का है कि उसने रजिया का बहुत साथ दिया। और बाद में रजिया ने विवाह किससे किया था? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अल्तुनिया से विवाह कर लेता है, ठीक है। तो अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और कहा जाए कि 1240 यानी कहा जाए 1236 में बढ़ जाती है, और 1240 में यानी कि इसका अप्रैल, वही कहा जाए 13 अप्रैल 1240, डेट कभी कभी चेंज भी हो जाती हैं। 1240 यानी कि यहाँ पर रजिया और अल्तुनिया, देखो ध्यान देना, रजिया का भी, रजिया अल्तुनिया, इन दोनों की हत्या की जाती है पंजाब के पास। पंजाब के पास एक जगह थी कैथाल, दोनों लोग आराम कर रहे थे उसी समय, यानी कि किसने किसने मारा था? तो बैराम शाह का पूरा षड्यंत्र था, सगा भाई था। और कहा जाए एतगीन ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, एतगीन ने, ठीक है। तो ये एतगीन, अब एतगीन ने जब मारा है तो ये बैराम शाह को यानी कि ये लगा कि अब ये मेरा सबसे खास है, और इसी को फिर बाद में एक अच्छा सा पद भी देता है। कौन सा पद देता है अभी बताते हैं। नायब ए मुमलकात, नायब ए मुमलकात का पद पाने वाला सबसे पहले कौन था? तो याद रखना कि एतगीन था। और वास्तव में ये जो पद था सुल्तान के बाद आता था। अगर सुल्तान उपस्थित
नहीं होता दरबार में तो पूरा सर्वे सर्वा यही होता था, सबसे बड़ा पद था ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद था, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखना कि जब ये एतगीन जो है अपनी, यानी कि जब ये पद पा लिया, अब ये क्या है, अपनी मनमानी करने लगा। तब मनमानी करने लगा, तब मुइजुद्दीन बैराम शाह मुइजुद्दीन बैराम शाह ने सोचा कि ये तो मनमानी कर रहा, तो इसके प्रति मात्र 2 माह बाद इसकी हत्या करवा देता। ठीक, 2 माह बाद इसकी हत्या करवा देता। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि बैराम शाह जो था, बैराम शाह की एक चीज कि इसे चालीसा ए तुर्क, यानी चालीसा ए तुर्क जो था, वास्तव में यह भी यहाँ पर पावरफुल हो गया था, लेकिन अब इसकी भी हत्या कर दी जाती। याद रखना, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद कौन बैठता है, अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह जब गद्दी पे बैठा तो कहा जाए ये 1200, अब देखो ध्यान देना, 42 तक वो बैठा था, तो 1242 से 46 तक ये बैठा। अब इसकी समय क्या है, ये याद रखना कि अब जो है चालीसा ए तुर्क, यानी कि चालीसा ए तुर्क वास्तविक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेती। ठीक, अब ये तो नाम मात्र का शासक था। ठीक, याद रखना कि इसका बहुत कम यानी कि रोल रहा, पूरी शासन सत्ता इसी के हाथ में रहा। और यहाँ पर याद रखना कि बलवन सर्वे सर्वा हो गया। चालीसा तुर्क का बलवन बहुत खास था। यहाँ पर बलवन क्या करता है, बाद में षड्यंत्र करता है इसको सत्ता से बेदखल करके, यानी कि बाद में नसरुद्दीन महमूद, याद रखना कि यहाँ पर कौन बैठता है कि नसरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक यानी शासन करते हैं। और इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान था, या योगदान किसका है, तो बलवन का। याद रखना कि बलवन ने और नसरुद्दीन ने षड्यंत्र करके बाद में इसकी हत्या हो जाती है, और बाद में नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। नसरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा तो कहा जाए ये इतना यानी दयालु था कि किसी को भी, इसने कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यानी कि सुल्तान का सुख है। किसी को तंग नहीं किया इसने। और कहा जाए कि जो भी राज्य की व्यवस्थाएं थी उनको अपने सुख सुविधा के लिए नहीं प्रयोग किया। यानी कि एक बार उसकी पत्नी खुद कहती है कि आप सुल्तान होने के बाद भी मुझे घर का कार्य करना पड़ता, यानी कि खाना बनाते समय कहा जाए उसका हाथ जल गया। तब उसने कहा कि मेरे लिए भी दासियों की नौकरानियों की व्यवस्था की जाए। तब उसने कहा जनता का पैसा जनता पर खर्च होगा, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं होगा। ऐसा था ये, तो वास्तव में बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो ये चीज याद रखना, कई बार कहा भी गया कि ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान है। ठीक है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान, इसी को किसने कहा, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। याद रखना कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा है, तो इसे कहा। ठीक,
और बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा था? तो फिरोज तुगलक को कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और कहा जाए कि तबके ए नासरी, यानी कि ये भी याद रखना, तबकाते ए नासरी, तबकाते ए नासरी इसी को समर्पित है। यानी कहा जाए मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासरी किसको समर्पित की? इसी को। अब एक चीज और याद रखना कि इस जगह यानी कि बलवन, ध्यान देना कि बलवन जो है नसरुद्दीन का सबसे प्रिय बन गया था। और इसे कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खां की, उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक, उलुग खां की उपाधि दी। और कौन? नायब ए मुमलकात का पद दिया। वास्तव में बलवन ने क्या किया था? अब देखो, नसरुद्दीन के, अब देखो ध्यान देना इस जगह कि नसरुद्दीन ने क्या किया कि बलवन की बेटी से विवाह कर लिया। किससे विवाह किया था? तो बेटी से विवाह भी कर लिया था बलवन की, यानी किसने विवाह भी कर लिया। अब जब बेटी से विवाह हो जाता है तो निश्चित है कि बलवन का दरबार में सबसे अधिक महत्व हो गया। अब कहा जाए कि सुल्तान ना होते हुए भी, ये भी याद रखना कि सुल्तान ना होते हुए भी बलवन ने सुल्तान जैसी शक्तियां अपने पास एकत्रित कर ली। ठीक है। और कहा जाए एक समय ऐसा आया कि नसरुद्दीन ने एक राययान था, राययान जो था ये एक भारतीय मुसलमान था। कई बार पूछा गया, भारतीय मुसलमान था। इसी के कहने पर, यानी कि कहा जाए बलवन की कुछ समय के लिए पद से बेदखल कर दिया गया। ये राययान के कहने से बलवन कुछ समय के लिए पद से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन बलवन ने फिर ऐसी चाल चली कि राययान को खुद हटवा देता है पद से, और हटाने के बाद कुछ समय बाद इसकी हत्या भी बलवन करा देता है। तो याद रखना कि ये जो था नसरुद्दीन महमूद, ये एक उदारवादी शासक था। और कहा जाए कुरान की आदतें करता था। खाली समय में क्या करता था? खाली समय में होता था तो कुरान की आदतें करता था, कुरान की। यानी कि इतना कुरान इसको ज्ञान हो गया था कि मुंह जवानी ये कुरान की पूरी सुना सकता था। तो ये भी याद रखना। तो उदारवादी शासक था। अब इसके बाद बलवन ने क्या किया कि सारी शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर, और ये भी कहा जाता है, बर्नी ने तो ये कहा था कि इसकी बीमारी से मृत्यु हुई है, लेकिन फरिश्ता कहता है कि इसमें षड्यंत्र है, बलवन ने मारा है नसरुद्दीन को। और इब्न बतूता वो भी कहता है कि निश्चित है कि इसमें बलवन का हाथ था। तो सबका अलग अलग मत है, जो भी हो। लेकिन नसरुद्दीन को हटाकर जब बलवन बैठता है, देखो ध्यान देना, बलवन, देखो बलवन, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये गुलाम वंश के हैं भी। किसके हैं? गुलाम वंश के। गुलाम वंश के ये भी तीन हैं। अब देखो गुलाम वंश के तीन शासक बचे, कैकुबाद, क्यूमर्स लास्ट है। फिर इसके बाद खिलजी वंश आएगा। अब बलवन के विषय में जरा जान लो कि 1265 से
87 तक इसने शासन किया था, ठीक। और 1287 से 90 तक शासन किया इसने, और 1290 से 90 तक इसने शासन किया। यानी कि कहा जाए ये फरवरी तक रहा था, ये फरवरी में बैठा, और ये कब तक रहा, नवंबर तक रहा था, ठीक है। तो डेट इतनी याद रखना ये, ठीक। तो इतना याद रखना, समझ गए। तो बलवन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि बलवन किसका दास था, यह भी याद रखना। ये दास किसका था, तो इल्तुतमिश का था। किसका था, इल्तुतमिश का था। चालीसा ए तुर्क में इसे शामिल किया गया था। चालीसा ए तुर्क में कौन था, बलवन। और बलवन बहुत योग्य था। और कहा जाए बलवन ने क्या क्या किया था, देखो ध्यान देना कि सिजदा बहुत पूछा जाता, सिजदा, पैबोश की रस्म किसने चालू की थी, ये बलवन की थी। सिजदा मीन्स होता है कि झुककर, लेटकर, और पैबोश मीन्स होता है पैर को चूमना सुल्तान के। तो ये प्रथा, और एक और प्रथा चलाई जो ईरानी थी। ईरानी प्रथा कौन थी, नौरोज। नौरोज की प्रथा हर साल मनाया जाता है, यह भी बलवन ने चालू किया था, ठीक है। और बलवन के विषय में जान लो कि पहली बार दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए अर्ज की नियुक्ति की। और कहा जाए सैन्य गठन करने वाला पहला व्यक्ति बलवन था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे। क्या हो रहे थे, मंगोल। तो ये भी एक समस्या थी कि मंगोल आक्रमण हो रहे थे। और कहा जाए कि मंगोलों का आक्रमण का दमन करते हुए बलवन का एक बेटा मारा जाता है, उसका नाम क्या था, मोहम्मद, महमूद। महमूद इसका बेटा मारा जाता है। और सबसे योग्य बेटा इसका यही था। तो कहा जाए जब ये मारा जाता है, और एक बलवन का बेटा और था, बुगरा खां। बुगरा खां था। जब ये मारा जाता है, बुगरा खां क्या होता है कि ये बंगाल चला जाता है। इसके पिता ने बहुत कोशिश की कि मेरे बाद मेरा बेटा बुगरा खां बैठे, लेकिन इसने मना कर दिया, ये बंगाल चला गया। वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि यहाँ बहुत षड्यंत्र हो रहे थे। और एक बार तो अपने पिता के खिलाफ इसने बगावत कर दी। तो पिता ने बुगरा खां के प्रति सिजदा पैबोस की रस्म की, तो इतनी आत्मग्लान हुई और माफी भी मांग ली थी। कहा जाए महमूद जब मारा गया तो बलवन जब एकांत में होता था, फूट फूट कर रोता था, क्योंकि सबसे योग्य पुत्र खो दिया। और कहा जाए बलवन जब दरबार में चलता था, जाता था, बैठता था, और कहा जाए बलवन के पीछे जो सेना होती थी, पीछे जो सेना होती थी, पीछे, और जो आगे की सेना होती थी, वो क्या कहती थी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और नंगी तलवारें लहराते हुए चलते थे। ये सुल्तान का खौफ था, यानी दिखाने के लिए। और सुल्तान जब भी बैठता था दरबार में, तो सैनिक वेशभूषा में बैठने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो यही था, याद रखना, सैनिक वेशभूषा में रहता था। और इस समय मंगोल आक्रमण ज़्यादा हो रहे थे, इसी वजह से उसने दीवाने अर्ज का यानी गठन भी किया, सैन्य सेना का गठन किया। और कहा जाए कि इसने एक कार्य और किया कि गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन था, तो यह भी कई बार पूछा गया है। तो गुप्तचर व्यवस्था भी इसने शुरुआत कर दी, ठीक है। तो बलवन ने कई कार्य किए थे, ठीक है। और कहा जाए कि फिरदौसी ने सैनामा में, फिरदौसी थे एक, फिरदौसी ने शाहनामा में बलवन की प्रशंसा की है। और कहा जाए कि वास्तव में दिल्ली की जो रूपरेखा थी,
वो बनाई किसने? इल्तुतमिश ने, लेकिन वास्तविक जो जामा पहनाया वो बलबन ने। बलबन ने मंगोलों का दमन भी किया था बाद में। कहा जाए उस समय मंगोल इतने खतरनाक हो गए कि अगर महिलाएं पानी लेने जा रही थीं या कहीं बाहर निकलती तो कपड़े तक उतरा लेते थे, ये चुपके से छिपे रहते थे, ऐसा भी कहा गया है। तो यानी कि उनका दमन करने के लिए उसने फिर दीवाने अर्ज का गठन करके और उनका दमन भी किया, तो ये भी है। इसके बाद कहा जाए बलबन का सबसे, अब जब बुगरा खान ने साथ नहीं, तो फिर इसके बाद कैकूबाद को बलबन ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी बनाने का सोचा, और कहा जाए इसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा जाए कि जब ये 16 वर्ष का था जब तक इसने किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा, इस वजह से क्योंकि कहीं ये विलासिता में ना बह जाए, तो इस वजह से इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, ना किसी स्त्री से मिलने दे रहे थे। और यही कैकूबाद कहा जाए कि बलबन की मृत्यु के बाद जिस समय गद्दी पर बैठा, तो कहा जाए इसके समय संगीत की गलियां गूंजा करती थीं। ये कहा जाता है कि संगीत की गलियां किसके समय गूंजा करती थीं? तो कैकूबाद के समय। तो याद रखना कैकूबाद के समय। अब जरा देख लो कैकूबाद, जब ये कैकूबाद बैठा 1287 से 90, जब ये गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि इस समय संगीत की गलियां गूंजा करती थी। ये भी याद रखना, संगीत की गलियां गूंजा करती थी दिल्ली में, ठीक है। और दूसरी चीज, सर्वाधिक संगीत नाच गाना इसी के समय यानी कि विस्तृत हुआ। और उस समय ये विलासिता में इतना बह चुका था, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बहुत दाबा जाएगा, बहुत दाबा जाएगा तो निश्चित है कि एक सीमा के बाद वो जंप करती है। और वही हुआ कि जब बलबन की मृत्यु होती है तो वही हुआ कि विलासिता में इतना बह चुका था कि पूछो मत। और यही इसका पतन का कारण बना, क्योंकि इसने जलालुद्दीन, अब याद रखना ये जलालुद्दीन शार्ट में लिखे दे रहे, जलालुद्दीन खिलजी को, यानी कि इसने अमीर आखुर का पद भी दिया, शाइस्ता खां का पद दिया। और कहा जाए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में जब देखा कि अब सुल्तान तो नाम मात्र का है, ये तो सिर्फ संगीत में मस्त रहता है, दरबार का आयोजन बस वही करवाता रहता था, जलालुद्दीन खिलजी ने इसका फायदा उठाया और कहा जाए कि इसकी हत्या भी करवा देता है और बाद में ये सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। अब हाथ में सत्ता लेने के बाद इसने किसको बैठाल दिया? क्यूमर्स को बैठाला। चूंकि परंपरा चली आ रही थी कि एक सुल्तान का बेटा, अगर सुल्तान खत्म होता तो उसका बेटा ही बैठेगा, ठीक, कोई सेनापति बैठेगा तो जनता विद्रोह कर देगी, तो क्यूमर्स को बैठाला है। ये 1290 में बैठता है लेकिन 1290 में ही उतार देता है, यानी कि कहा जाए वही अप्रैल में बैठा, नवंबर में इसको हटा देता है। मात्र कुछ समय के लिए इसने क्यूमर्स को बैठाला और क्यूमर्स को गद्दी पर जरूर बैठाल दिया था, लेकिन सत्ता की वागडोर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में ले ली थी। और कहा जाए कि बाद में इसकी भी हत्या करवा देता है। और इसके बाद कहा जाए किला खोरी में अपना राज्याभिषेक कराता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा अपना राज्याभिषेक किया, जो किला खोरी महल किसने बनवाया था? इसी ने, कैकूबाद ने। उसी में ये दिल्ली के किला खोरी में अपना राज्याभिषेक कराता है और बढ़ जाता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। वास्तव में जलालुद्दीन खिलजी जब ये गद्दी पर बैठा, और कहा जाए इसके विषय में पूरी विधिवत चर्चा हम लोग करेंगे, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बैठता है।
इतिहास में अगर देखा जाए जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ये कहा जाता है कि वास्तव में सेना को नगद वेतन देने वाली व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चालीसाए तुर्क का दमन किसने किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा, तो बलबन ने किया था। ठीक है, यह भी याद रखना। जलालुद्दीन खिलजी ने मार्केट व्यवस्था भी चालू की थी। और कहा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी मार्केट व्यवस्था चालू की थी, ये याद रखना। मार्केट व्यवस्था इस वजह से चूंकि सेना को नगद वेतन देना था, नगद वेतन दिया, और घोड़े के दागने की प्रथा इसी ने चालू की थी। ठीक है, इसने बहुत कार्य किए। और कहा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी कराता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की ये चाचा था। ठीक है, और ये बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। कल हम लोग इसके विषय में विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं खिलजी वंश से। तो मुबारक शाह खिलजी, उसके भी विषय में बताएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया। और कहा जाए कि वहाँ रतन सिंह जो था उसको मारकर, यानी कि उसकी पत्नी को प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन उसने जौहर कर लिया था। उसने शर्त रखी थी कि अपनी पत्नी चेहरा अगर दिखा देगा तो वो बिना युद्ध करे लौट जाएगा। और वो जान रहा था रतन सिंह कि ऐसा अगर मैंने किया तो निश्चित है कि ये पत्नी को भी हरण करेगा, मुझे भी मार देगा। तो उसने मना कर दिया। लेकिन किसी तरीके वहाँ दर्पण में वो निहारता था बैठ के किले से, तो वहीं पर वो बैठा था। और अचानक जब उसकी नज़र पड़ी नहाते हुए, जब निकली वो, तब उसने अटैक कर दिया। इसकी सूचना रानी के पास पहुंचती है। 1303 में जौहर प्रथा की प्रारंभ होती है। सती प्रथा 510 में, जौहर प्रथा 1303 में होती है। ठीक है, तो इसके विषय में बहुत विधिवत चर्चा करनी है। दक्षिण भारत पर अगर अटैक किए, 4 अटैक होते हैं इसी के समय, लेकिन दक्षिण भारत की जो विजय हुई है वो मलिक काफूर ने की थी, क्योंकि गुजरात से ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं।